नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर चर्चा की थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या हम इसको सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड भी कह सकते हैं। जो इंग्लिश में एनसीईआरटी जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार 9th क्लास का एक भाग है, ग्रामेटिकल भाग है, जिसका शीर्षक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अपन ने पिछले 2 लेक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है उसके बारे में चर्चा की, और किस किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसके अपन ने 2-4 बिंदु के बारे में जानकारी ली थी। आज अपन उससे आगे वाले भाग में चलेंगे कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और जब 2 सब्जेक्ट साथ आते हैं, कनेक्टिव उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हम उसको सिंगुलर मानेंगे, या कौन से सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब का लगना होता है। तो आज उसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड का मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का लगना। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं, थोड़ा सा हमसे गलती हो जाती है और हम उसको सिंगुलर की बजाय कुछ और मानने का प्रयास कर लेते हैं या वर्ब उल्टे लगा देते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे बिंदु दिए गए जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि भाई अपने को दिखने में हो सकता है वो सिंगुलर लगे लेकिन होते वो प्लूरल है, या फिर दिखने में प्लूरल लगे लेकिन होते वो सिंगुलर है, या कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट आ सकते हैं वाक्य के अंदर जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि हम उसको सिंगुलर माने या फिर प्लूरल माने। तो उसके लिए कुछ पॉइंट आउट 4-5 बिंदु के बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की थी। जब एंड से जुड़े वाक्य के बारे में बताया था, मैंने आपको ईच एवरी के वाक्य के बारे में बताया था, और एंड से जुड़े हुए 2 ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो एक ही का भाग होते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो आज अपन चलते हैं इसके आगे वाले भाग को लेकर कि आप इसको बिंदु के रूप में मान सकते हैं। अगर आप पॉइंट आउट बना के लिख रहे हैं तो उसको बिंदु के रूप में आप जो है पॉइंट आउट बना के लिखते रहे, ताकि आप जो है लगातार साथ साथ आपके नोट्स भी बनते रहे और आपको किसी प्रकार की भूल नहीं हो। तो आज जो पॉइंट आउट होगा वो ये होगा कि यदि दो सब्जेक्ट और नॉर या नाइदर नॉर या आइदर और आदि से जुड़े हों, तो भाई 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई 2 नाउन हो सकते हैं। वो अगर और से जुड़े हुए हैं, नॉर से जुड़े हुए हैं, नाइदर नॉर जो एक नेगेटिव अर्थ देता है, आइदर और जो एक कहते हैं अपन उसको चयन करने की प्रक्रिया, या तो ये या फिर ये। नाइदर नॉर में दोनों नहीं होते हैं और इसमें एक होता है, ठीक है। तो जुड़े हुए हो तो वर्ब जो होगी, जो आप लगाएंगे वर्ब, वो या तो आप कह दीजिएगा कि पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, या तो आप ये कह सकते हैं कि जब वर्ब आप लगा रहे हैं उसके पास वाला जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार वो वर्ब आएगी, या फिर आप ये कह सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। ये एक बिंदु कहता है कि यदि कोई 2 सब्जेक्ट या कोई दो नाउन है, वो और से जुड़े हुए हैं, नॉर से जुड़े हुए हैं, आइदर और से या नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो या तो आप ये मान लें कि पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, जो भी क्रिया आप लगा रहे हैं उसके पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है उसके अनुसार आप क्रिया लगानी है, या फिर ये मान लीजिएगा कि जो वाक्य में दूसरा सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार आपको जो है वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे नाइदर आई, थर्ड पर्सन पहले लेना है, नाइदर ही कर लेते हैं, नाइदर ही एंड आई, ये आ गया। आगे लिखा हुआ है, खाली जगह मैंने छोड़ दी और ये मैंने लिख दिया रेडी। अब मैं यहाँ पे अगर आपको कहता हूँ कि आपको ईच आर एम में से कोई एक चीज़ भरनी है,
तो आप क्या करेंगे, और अपन बात कर लेते हैं, जैसे मोहन एंड हिज फ्रेंड्स, खाली जगह छोड़ दी मैंने पूरी की पूरी, या थर्ड फॉर्म में लगा देता हूँ, कोई बात नहीं है, और यहाँ मैं कहता हूँ हैवेज दे देता हूँ। ये जब इस तरह के विकल्प आते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी आ सकते हैं आपके, और सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड में तो आना ही है। तो यहाँ पर जब बात करते हैं तो ये एक तो ही है और ये एक आई है, ये यहाँ पे दो जो है प्रोनाउन के रूप में आए हुए, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है। यहाँ पे मोहन जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ है, और हिज फ्रेंड्स भी जो है वो एक थर्ड पर्सन नाउन के रूप में ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस बिंदु को लेकर कि भाई दो सब्जेक्ट, नाइदर नॉर लगाना पड़ेगा, हाँ, तो यहां पर और नॉर, नाइदर नॉर और आइदर और, तो यहां पे मैं देखता हूं कि ये जो दो सब्जेक्ट है वो नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, और यहां जो है वो मैं लगा देता हूं आपके और, सॉरी एंड गलत लग गया था, ये फॉर्मूला है। तो नाइदर ही नॉर आई रेडी, या फिर मोहन और हिज फ्रेंड्स खाली जगह डन इट, ये जब आपके सामने आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि और का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे नाइदर नॉर का प्रयोग होता है। इन चारों में से अगर कोई एक है तो आपको या तो क्रिया के पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आप लगाएंगे, या फिर दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिएगा, जैसे पहला सब्जेक्ट ही, हम इसको छोड़, दूसरा सब्जेक्ट क्या, आई, तो आई में हमें मालूम है किसका प्रयोग होता है, एम का, तो यहां पे मैं लगा दूंगा एम, तो ये हो जाएगा नाइदर ही नॉर आई एम रेडी। यहां पर जब अपन बात करते हैं मोहन और हिज फ्रेंड्स, तो या तो क्रिया के पास वाले सब्जेक्ट को आप देख लो, क्रिया के पास वाला सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है और ये एक बहुवचन रूप के अंदर है, और बहुवचन के रूप के अंदर किसका प्रयोग होता है, हैव का, तो मैं यहां पे कर दूंगा हैव। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि यदि इन चार से कोई वाक्य में नाउन जुड़े हुए हैं तो हमेशा या तो आप ये ध्यान रखिए दूसरे वाले नाउन के अनुसार आएगी, या फिर ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो क्रिया के पास वाला जो नाउन है या कोई प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है उसके अनुसार आपको जो है वर्ब को लगाना है। एक बात यहां मैं आपको और बता दूं कि जब कोई सीक्वेंस होती है सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट की सीक्वेंस, तो कभी सोचा होगा आपने भी, अगर पर्सन में आते हैं, नाउन आता है जब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, तो फिर उस कंडीशन में जो है आप कौन से पर्सन को पहले लेंगे, कौन से को बाद में लेंगे। तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, 231 वाला फॉर्मूला होता है, सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद आएगा, और फर्स्ट पर्सन जो है सबसे लास्ट में आएगा। जैसे अगर कहीं आप लिखना हो तो सबसे पहले आप यू लिखेंगे, फिर ही लिखेंगे, और यहां पे आप करेंगे आई, क्योंकि यू सेकंड का है। अगर अब इनमें कोई हटता है, मान लो थर्ड पर्सन नहीं है तो आप सेकंड और फर्स्ट को लेंगे, अगर मान लो फर्स्ट नहीं है तो आप सेकंड थर्ड, तो मतलब क्या कॉमनली आ रहे हैं, अगर सेकंड नहीं है तो थर्ड पहले आएगा और फर्स्ट बाद में आएगा, मतलब आप खुद सबसे लास्ट में आएंगे, सुनने वाला 2 नंबर पे होगा और थर्ड पर्सन जो आता है वो आपके बीच में रहेगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। ये होता है सीक्वेंस, जब हम किसी भी वाक्य के अंदर पर्सन को लेकर सीक्वेंस करते हैं, भाई सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, तो ये आप ध्यान रखें। सेकंड पर्सन सबसे पहले आएगा जिसमें यू ही होता है, थर्ड पर्सन में ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी 2 आते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आपको कहीं सीक्वेंस का फॉर्मूला अपनाना पड़ जाए तो उस कंडीशन में या तो आप 231 याद रखो, 231 का मतलब ये होता है सेकंड पर्सन सबसे पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद और फर्स्ट पर्सन सबसे अंत के अंदर। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ आई है बात, जब मैंने हाथों हाथ आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई ये जो है अगर किसी भी वाक्य के अंदर अपने को तीनों पर्सन काम में लेने हो तो फिर आप इस सीक्वेंस के अनुसार काम में लेंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको बिंदु समझ में आ गया होगा। और का
नॉर का, नाइदर नॉर और आइदर और, इनसे जो कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो वो वर्ब जो लगेगी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अब वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, और वो अगर प्लुरल है तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी, प्लुरल आएगी, बहुवचन आएगी। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अब बात आती है कलेक्टिव नाउन की। यदि कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। यूनिट एक ही होती है लेकिन होता समूह है। जैसे क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जूरी एक ग्रुप ऑफ जजेज, समूह है, एक होगा। आर्मी ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। फ्लीट ए ग्रुप ऑफ शिप्स। तो ये सब जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा जो इंग्लिश में होती है कलेक्टिव नाउन, उसको अपन कहते हैं। होते तो इकट्ठे एक ही प्रकार के सदस्य होने चाहिए। जैसे क्लास हो गई तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी हैं तो वो एक ग्रुप बन गया, और ग्रुप होने का मतलब क्लास हो गई। स्कूल स्टाफ इज ए ग्रुप ऑफ टीचर्स। जजेज ए ग्रुप ऑफ जजेज, उसमें सारे जज हैं तो वो हो गया जूरी। फ्लीट तो ये सारे जो है वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जो यूनिट तो एक बनती है लेकिन होता वो क्या, समूह है, लेकिन समूह भी जो है वो एक ही प्रकार से होना चाहिए, एक ही प्रकार से उसमें सभी होना चाहिए। ऐसे नहीं एक विद्यार्थी हो गए या खिलाड़ी हो गए तो वो फिर जो है वो एक कलेक्टिव नाउन नहीं। जैसे अपन टीम बोलते हैं तो टीम यूनिट एक है, तो ये भी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि टीम के अंदर जो है सभी खिलाड़ी होते हैं तो सभी एक ही प्रकार के होने चाहिए, वो होती है कलेक्टिव नाउन। तो यहां पर जब हम बात करते हैं यदि कलेक्टिव नाउन जो है में पूरे दल का बोध हो, पूरे दल का बोध हो तो ये कलेक्टिव नाउन बन जाता है सिंगुलर, और सिंगुलर बनेगा तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ये ध्यान रखना। यदि कलेक्टिव नाउन में पूरे दल का बोध हो, एक यूनिट का बोध हो, पूरी एक रूपता हो, उस समय जो है वो फॉर्म उसके सिंगुलर रहती है, और जब वो सिंगुलर रहेगी तो वर्ब भी आपके जो है वो सिंगुलर ही आएगी। लेकिन अपन इसमें एक कड़ी डालते हैं, लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन में विभिन्न सदस्यों का बोध हो, विभिन्न सदस्यों का बोध हो, अलग अलग या एक रूपता नहीं हो, उसमें अलग अलग बात हो, उसके अलग अलग भाग हो जाए, उस समय जो है वो हो जाता है प्लुरल। और जब वो प्लुरल होगा तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लुरल आएगी। दोनों बातें आप ध्यान रखना। एक मत है पूरे दल का बोध है, इसका मतलब वो खुद सिंगुलर है, वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होगी। लेकिन यदि किसी बात को लेकर दल बंट जाता है, विभिन्न सदस्यों का बोध हो जाता है, उसमें मतलब बंट जाता है, सदस्यों का बोध होने का मतलब दो भागों में बंट गया, तीन में बंट गया, तो फिर जो है वो जो है बहुवचन रूप में आता है। और बहुवचन रूप में आएगा जब वर्ब भी क्या लगेगी, बहुवचन लगेगी। जैसे उदाहरण के रूप में कमिटी, यहां पे मैं हैज लगा रहा हूं, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूं ये दो चीजें आई, यहां भी कमेटी है और यहां भी कमेटी है। कमेटी का मतलब होता है समिति, एक ग्रुप होता है सदस्यों का। यहां पे मैं हैज लगा रहा हूं इसको सिंगुलर मानते हुए, और यहां पर मैं हैव लगा रहा हूं इसको प्लुरल मानते हुए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर जो बात की गई है
कि एक कमेटी का गठन किया गया। फॉर्म का मतलब होता है गठन करना। एक कमेटी का गठन किया गया तो यह कमेटी एक पूरे रूप के अंदर है, उसके अलग अलग सदस्यों की बात नहीं हो रही है, ये पूरी एक कमेटी की बात हो रही है। जब पूरे दल का बोध होता है तो वो सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे हैज का प्रयोग किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द कमिटी हैव क्यों लगाया, क्योंकि वो डिवाइडेड हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है। इन देयर ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है दृष्टिकोण, कि भाई कमेटी, वो मान लो 5 सदस्यीय कमेटी है, कोई प्रस्ताव उनके सामने आया, अब उस प्रस्ताव पर 2 सहमति दे रहे हैं, 3 असहमति दे रहे हैं, तो फिर उसके अलग अलग भाग हो गए, या फिर 3 सहमति दे रहे हैं, 2 असहमति दे रहे हैं, तो वो अलग अलग बंट गए। और जब बंटने का भाव हो, विभिन्न सदस्यों का बोध हो गया, 3-2 की बात हो गई या 2-3 की बात हो गई, उस समय कमेटी बंट गई, 1 से अधिक हो गई। और जब 1 से अधिक होने का फॉर्मूला होता है, उस समय आपको जो है वर्ब यहाँ पे प्लूरल लगानी पड़ेगी। जैसे द जूरी हैव डिवाइडेड इन देयर जजमेंट, न्यायाधीशों की एक जो कमेटी होती है उसको जूरी बोलते हैं, जिसको कंप्लीटली 3 सदस्य हो सकते हैं, 5 जजेस साथ में होते हैं, पूरी समिति बैठती है किसी भी निर्णय को लेकर। अगर निर्णय एक दे दिया गया है तब तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगी, लेकिन वो जब निर्णय अलग अलग हो गया, 2 का मत अलग है, 2 का मत अलग है, तो फिर वो जो है डिवाइडेड हो गई, बंट गई, और उस समय जो है आपको वर्ब जो है वो प्लूरल काम में ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस आपके सामने जो आएगा वो इस बात को निर्धारित करेगा कि आपको इसको सिंगुलर मानना है या फिर आप इसको प्लूरल मानना है। ये आपका सेंटेंस निर्धारित करेगा। बात ये होनी चाहिए कि जब पूरे दल का एक रूप में बोध हो, इसका मतलब सिंगुलर है, और जब एक रूपता उसमें नहीं दिखे, अलग अलग भाग हो जाए, उस समय वो सिंगुलर नहीं रहते। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। और ये 2 उदाहरण जो मैंने आपको बताए, ये आप नोटेड कर लेना साथ में, ताकि आपके ध्यान में रहे ये चीज़ कि भाई इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होती है, जब कलेक्टिव नाउन की बात आती है तो उस समय अपन वर्ब सिंगुलर या वर्ब प्लूरल, सेंटेंस में जो भाव दिखाई दे रहा है, बंटने का भाव है, इसका मतलब बहुवचन है, और एक रूपता का भाव होता है, उस समय आपको सिंगुलर फॉर्म में काम में लेना है। चलते हैं आगे। अब देखो स्टार लगा के मैं लिख रहा हूं कि अपने के सामने कुछ नाउन ऐसे आते हैं, कुछ नाउन्स अपन ये कह सकते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, दिखने में बहुवचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं अपन बात कर सकते हैं। यहाँ अपन बात करते हैं फिजिक्स की, अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, अपन बात करते हैं आर्म्स की, अपन बात करते हैं वेजेज की, ठीक है ना, अपन बात करते हैं मीन्स की, अपन बात करते हैं एसेस्ट की, ठीक है। तो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, आर्म्स, वेजेज, इसमें अपन न्यूज़ भी डाल सकते हैं साथ में, न्यूज़ भी दिखने में बहुवचन ही लगता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, वेजेज, न्यूज, आल्स, एसेस, न्यूज, ये सारे जो है दिखने में अपने को लगते हैं प्लूरल। जैसे फिजिक्स एस लगा हुआ है, इकोनॉमिक में एस लगा हुआ है, आर्म के अंदर एस लगा हुआ है, वेज के अंदर एस लगा हुआ है, मीन के अंदर एस लगा हुआ है, एसेट के अंदर एस लगा हुआ है, न्यूज में तो है ही है। न्यूज के फुल फॉर्म अगर मालूम नहीं हो आपको तो ये चारों दिशाओं का नाम है। एन का मतलब नॉर्थ से, ई का मतलब ईस्ट से है, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट से है, और एस का मतलब साउथ से है। ये चारों दिशाओं का नाम को जोड़कर जो है न्यूज शब्द जो है वो बनाया गया है। तो दिखने में तो ये होते हैं प्लूरल, लेकिन होते क्या हैं, होते हैं सिंगुलर। तो ये सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ये ध्यान रखना, दिखने में तो बहुवचन दिखते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, और जब सिंगुलर होंगे तो उस समय जो है आपको जो है
वर्ब भी कौन से काम में लेनी होगी, सिंगुलर काम में लेनी होगी। जैसे एक शब्द और भी आ सकता है इसके अंदर, इनिंग्स। अपन पारी की बात करते हैं, इनिंग्स शब्द है वो भी अपने आप में एक प्लूरल दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है, वो सिंगुलर इनिंग्स अपन फर्स्ट इनिंग्स होती है, सेकंड इनिंग्स होती है। तो जैसे पहली पारी, दूसरी पारी क्रिकेट में आपको ध्यान होगा, आप देखते होंगे, तो उस समय इनिंग्स भी जो है वो दिखने में तो प्लूरल है, लेकिन होता क्या है, सिंगुलर है। जो जैसे पहली पारी की बात करते हैं फर्स्ट इनिंग्स ही होती है, दूसरी की पारी बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स होती है। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं तो द न्यूज इज नॉट ट्रू, तो मैं इज का प्रयोग करता हूं क्योंकि इज आपको मालूम है कि एक सिंगुलर के साथ लगता है, तो यहां पे मैं इसको क्या मान रहा हूं, सिंगुलर, न्यूज को। और अपन बात करते हैं तो अपन बात कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स जो है वो एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, तो यहां पर मैं इकोनॉमिक्स के साथ जो है वो किसका प्रयोग कर रहा हूं, इज का। एक उदाहरण और ले सकते हैं अपन, जैसे द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। सिन का मतलब पाप होता है, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, कि पाप के कर्मों का फल जो होता है, पाप का जो फल होता है वो डेथ के रूप में होता है, उसकी सजा जो होती है, पापों की सजा जो है वो मृत्यु है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तो न्यूज आ रहा है, एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आ रहा है, एक सब्जेक्ट वेजेज आ रहा है, तो ये सारे दिखने में तो आपको जो है बहुवचन लगेंगे, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। इसीलिए इनके साथ जो है वर्ब में तीनों के साथ इज का प्रयोग किया है, कहीं पर भी मैंने आर का प्रयोग नहीं किया है। तो ये बात ध्यान रखना आपको कि ये शब्द अगर कहीं सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जैसे फिजिक्स, इनिंग्स, इकोनॉमिक्स, आर्म्स, वेजेज, मीन्स, एसेस्ट और न्यूज, ये जब आते हैं दिखने में ये भले बहुवचन लगे, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर है। तो आपको वर्ब भी इसमें जो है वो सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो साथ ही एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बिंदु के ऊपर अपन और चर्चा कर लेते हैं। जब ये बिंदु आ गया तो इस बिंदु के बाद में एक और बिंदु लेना है कि कुछ जैसे इसमें था कुछ नाउन जो दिखने पर होते हैं, लेकिन अब जो बिंदु आएगा वो दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन होते क्या है, प्लूरल है। जैसे दिखने में सिंगुलर, जैसे पुलिस की अपन बात करते हैं, वर्मिन की अपन बात करते हैं, ठीक है, और डजन की अपन बात करते हैं। एक शब्द और है, अपन बात करते हैं कैटल की। कुछ नाउन्स जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, जैसे पुलिस, वर्मिन, डजन, कैटल, लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं। इसलिए वर्ब जो है वो प्लूरल होगी। कुछ नाउन्स जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, पुलिस की अपन बात करते हैं, वर्मिन की अपन बात करते हैं। वर्मिन का मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, डजन का मतलब 12 होते हैं, आपको मालूम है, एक डजन कहलाता है वो। कैटल जो है वो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनको कैटल बोलते हैं। तो ये दिखने में तो जो है सिंगुलर होते हैं, लेकिन वास्तव में ये होते प्लूरल है, इसलिए इस पे वर्ब जो लगेगी वो बहुवचन वाली लगेगी। जैसे अपन बात करते हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक उदाहरण ये आया जिसमें कैटल के साथ मैंने क्या लगाया, आर लगाया है। दूसरा है
द पुलिस हैव अरेस्टेड द डैकॉइट्स। डैकॉइट्स जो होते हैं वो लुटेरे होते हैं, ठीक है ना। और तीसरी अपन बात करते हैं तो वर्मीन की बात कर लेते हैं। दीज वर्मीन आर वेरी यूजफुल। तो यहां पर जो है वो सब्जेक्ट कैटल बन रहा है, यहां पर सब्जेक्ट पुलिस बन रहा है और यहां पर जो वर्मीन बन रहा है, ठीक है। तो यहां मैंने आर लगाया बहुवचन के हिसाब से, यहां मैंने हैव लगाया बहुवचन के हिसाब से, यहां मैंने आर लगाया बहुवचन के हिसाब से। हालांकि दिखने में तो ये सिंगुलर दिख रहे हैं आपको, लेकिन असल में जो है ये बहुवचन के रूप में होते हैं। और जब ये बहुवचन के रूप में होते हैं तो आपको वर्ब भी जो है वो बहुवचन वाली लगानी है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ये बात आती है कि जब जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार आपको जो है वर्ब को लगानी पड़ेगी। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी आपको जो है वो प्लुरल ही लगानी पड़ेगी। और आज अपन इतना ही करेंगे, ज़्यादा क्लास लेक्चर बड़ा हो, आधे घंटे ज़्यादा हो जाएगा ये। तो और भी कुछ 4-5 बिंदु और हैं जिसको हम जो अगली वाली क्लास के अंदर समझने का प्रयास करेंगे भी कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अपने को सिंगुलर में है या प्लुरल में हमें ज्ञात नहीं होता। तो कुछ बिंदुओं के बारे में अपने को चर्चा करनी है जो हम अगले लेक्चर के अंदर जो है बिल्कुल उनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है साथियों आज ये चीज़ आपको पसंद आई होगी या समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है समझने में या थोड़ा कम समझ में आता हो तो आप उसको 2-3 बार देखें। निश्चित रूप से जब आप उसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको 100% वो चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही आपको एक सरल तरीके से जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है उसी तरह आपको करवाने का प्रयास किया गया है। और कहीं कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है, आराम से धीरे धीरे करना है। अपन रेगुलर चलेंगे तो अपन जो है निश्चित रूप से अपने कोर्स को जो है समय से पहले पूरा नहीं करेंगे, उसमें रिवीजन भी अपन जो है उसके साथ में कर पाएंगे। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर जब इससे आगे वाले बिंदु है उसको उस बात को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।